शिक्षा की नीति को लेकर जब बात करते हैं तो हम यूनिवर्सिटीज को लेकर भी बात करेंगे। हम बात करें अगले कदम को लेकर मध्य प्रदेश में शिक्षा को कैसे बेहतर किया जाए, तो हर ओर काम किया जा रहा है सरकार की ओर से। उसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। पैनल को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर सुनील गुप्ता जी को। उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं आप लोगों की ओर से। और मैनेट के डायरेक्टर के शुक्ला जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। मैं चाहूंगी आप लोग जोरदार तालियां बजाते रहें जब तक वो मंच पर आते हैं। अब मैं आगे की चर्चा तो बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले अपनी सहयोगी कीर्ति दीक्षित को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यूनिवर्सिटीज की ओर चलेंगे कि किस तरह से 12th के बाद की पढ़ाई बच्चों के लिए संभव हो पाती है और लगातार जो छात्र हैं वो अपने प्रयास कर रहे हैं उनको कैसे सफल किया जा रहा है। चलिए, कीर्ति हमारे साथ मंच पर मौजूद है। कीर्ति, ओवर टू यू। कीर्ति, बहुत शुक्रिया कोमल, और आपसे गुजारिश है कि कृपया आप भी आएं और हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, के शुक्ला जी हैं जो कि डायरेक्टर हैं मैनेट के। बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ ही आरजीवीपी के वाइस चांसलर है सुनील गुप्ता जी। बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनेट को लेकर के, क्योंकि देश के बड़े संस्थानों में इसकी काउंटिंग होती है और बच्चों के जो भविष्य होते हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है मैनेट। किस तरह से काम कर रहा है, कैसे बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए काम कर रहा है? जहाँ तक बच्चों के भविष्य का है, तो मैनेट में हम लोग कोशिश ये करते हैं होलिस्टिक एजुकेशन हो, और अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके अंतर्गत कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। कोशिश ये नहीं है कि केवल उनको नौकरी मिले। नौकरी तो मैनेट में अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को 100% मिल रही है, लेकिन जॉब के साथ साथ वो कुछ अलग करें। तो अभी प्रयास ये है कि इस कंट्री में हम जो एनआईटी या आईआईटी है, मैंडेट ये है कि हम जॉब सीकर्स की जगह जॉब प्रोवाइडर्स पैदा करें जो अपना भी जीविकोपार्जन करें और कुछ को नौकरी दे। तो इस दिशा में अभी वहाँ पे इनोवेशन और स्टार्टअप सेल जो है उसमें काम चल रहा है। 6 स्टार्टअप हैं। अभी हमारी कोशिश होगी कि उसमें और अपने ग्रेजुएट्स को, एलमनाई को ज़्यादा स्टार्टअप के लिए इनवाइट करें, उनको उस हिसाब से ट्रेन करें। और सफलता तो तब मिलेगी जब कुछ स्टार्टअप यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हो जाए। तो टोटल होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ चल रहा है, और ये है कि एजुकेशन के साथ साथ स्किल और सॉफ्ट स्किल ये सब चीज़ें डेवलप की जाए। सर, अगला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूंगी, क्योंकि हम बात करते हैं जब प्लेसमेंट को लेकर, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत जरूरी होता है। जब बच्चे सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब आगे बढ़ेंगे, ऐसा कोर्स करेंगे कि उन्हें प्लेसमेंट ही मिले, तो ऐसे में उनकी इस सोच को कितना बरकरार रखा जाता है? जो काम किए जाते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं? देखिए, जो भी बच्चों में होता है वो सोसाइटी में जो चेंज हो रहा है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एनआईटी या मैनेट में जो भी बच्चे आते हैं उनमें बदलाव होता है। ये सोसाइटी की डिमांड है। और आज के इस युग में जो हम भौतिकवादी हो रहे हैं, हर बच्चा जो एनआईटी में आता है उसका पहला ड्रीम होता है कि हमको कितने का पैकेज मिलेगा, और उस डायरेक्शन में वो फोकस्ड होता है। तो जॉब को हम एजुकेशन को जॉब से सीधे कोरिलेट करके देखते हैं, जबकि ये पूरी तरह से सही नहीं है। जॉब तो एक जीविकोपार्जन का साधन है, वो सबको करना ही है। एजुकेशन इन टोटलिटी देखना चाहिए, और हमारी कोशिश ये है कि हाँ, जॉब उसको मिले, लेकिन अच्छी जॉब मिले। कर क्या रहा है जीवन में, वो जाके कुछ लोगों के, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम टैक्स पेयर्स के पैसे से पढ़ाते हैं, तो अल्टीमेटली वो सोसाइटी को कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इस डायरेक्शन में भी हम कोशिश करेंगे। कितना सफल हो पाएंगे वो तो भविष्य बताएगा, कि जो लोकल नीड्स हैं उसको हम क्या एड्रेस कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो बच्चों को उस डायरेक्शन में भी ट्रेन करना है, और इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। एक जैसे फ्रूगल इंजीनियरिंग का इस तरह के कुछ सेंटर्स लेके वो करें। जॉब तो उनको मिल ही रही है, कोशिश ये है कि उनके जॉब, और जो हम आजकल की बात करते हैं मीडियन सैलरी की, वो इम्प्रूव हो, लेकिन वहीं तक न रुकें, वो समाज को कुछ पे बैक करें, ये कोशिश है। सुनील गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे है। अभी हमने बात करी इंदर सिंह परमार जी से, नई शिक्षा नीति को लेकर के उन्होंने बहुत ज्यादा बातें करी। किस तरह से नई शिक्षा नीति जो है वो एजुकेशन को बेटर कर रही है? क्या अड़चनें आ रही थी जो अब दूर होती जा रही है? आपके क्या राय इस पर?
जैसे माननीय मंत्री जी ने आपको बताया कि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो एक तो स्टूडेंट केंद्रित है और भारत केंद्रित है। तकनीकी शिक्षा के संदर्भों में या हायर एजुकेशन के संदर्भों में अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखें तो ये बहुत दिनों से ये महसूस किया जा रहा था कि हमारी जो शिक्षा है वो भारत केंद्रित ना होने के कारण हमारे यहाँ इनोवेशन की कमी है, या जो रिसर्च है जिस स्तर पर होना चाहिए उस तरह की मौलिक रिसर्च का अभाव हो रहा है। तो मौलिक रिसर्च के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बड़े आयाम लेकर आई है और इसमें हम इसको मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की चर्चा हो रही है और जहां पर कि वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन तीनों का एक सम्मिश्रण करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे एक समग्र शिक्षा दी जा सके जो इनोवेशन को प्रबंध दे और भारत केंद्रित और भारत आधारित आप शिक्षा नीति को आगे बढ़ा सकें। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि मैनेट को लेकर छात्रों में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। अगर मैनेट को लेकर बात करें, पहले तो हम शुरुआत से जानेंगे कि कहां से शुरू किया और कैसे छात्रों में जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसको और बढ़ाने की ओर कैसे काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें जो हमारे पास छात्र आते हैं, जेईई मेंस को देखें तो लगभग भारतवर्ष में 15 लाख छात्र परीक्षा देते हैं और जो मैनिट में या दूसरी एनआईटीज में आते हैं टॉप 40,000 के अंदर होते हैं। तो अपने आप में वो क्रीम तो होते ही हैं। तो बच्चों में कॉन्फिडेंस तो डे 1 से होता है, क्योंकि वो एक नेशनल लेवल एग्जाम को कम्पीट करके आते हैं। फिर उसके बाद से जो हमारा कैरिकुलम है उसमें हम या लेबोरेटरी का कंपोनेंट है या टेक्निकल एजुकेशंस में ट्यूटोरियल्स और इन सब ये असाइनमेंट्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो उनको चैलेंजिंग प्रॉब्लम डे 1 से देते हैं कि इंक्विजिटिवनेस हो, वो कुछ सोचे जाके बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक करने की बात करें। तो प्रॉब्लम्स ऐसे दिए जाते हैं इंजीनियरिंग में मोस्टली कि जो ओपन एंडेड सॉल्यूशंस हो, और ये ऐसा नहीं है कि हम फार्मूला में रखें और उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये चैलेंज बच्चों के सामने रखते हैं। प्रोजेक्ट के माध्यम से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कराते हैं और कंसेप्ट या लर्निंग बाय डूइंग, कि खुद करके सीखें, क्योंकि उसको जाके इंजीनियर को कुछ करना है, सिर्फ ये नहीं है कि फार्मूला रख के पास होना है। तो कैरिकुलम इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है और किया गया है कि बच्चे को अपने आप में एक एंजॉय भी करे और उस चैलेंज को स्वीकार करे, क्योंकि आगे आने पे उसको जीवन में चुनौतियां डिफरेंट तरह के चैलेंजेस आए हैं, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, हम आरजीपीवी को बात लेकर करते हैं। जिस तरह की एजुकेशन कॉलेजेस में और स्कूल्स में होती है, क्या उसमें और सुधार लाने की जरूरत है ताकि जो बच्चे हैं उनके भविष्य को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके? एक बात जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारे देश में इस समय लगभग 23 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सीट्स हैं, लेकिन उसमें से जो 95% सीट हैं वो स्टेट सेक्टर में या स्टेट यूनिवर्सिटीज के पास होती हैं। हम मासेस को सर्व करते हैं और मासेस को जब आप सर्व करना चाहते हैं तो कई बार आपको ये देखना पड़ता है कि आप कैसे एक लो कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं। और लो कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमारे जैसे विश्वविद्यालय बिल्कुल कटिबद्ध हैं और उसमें हमको एक देखना है कि जो हमारी स्कूल शिक्षा है और जो हायर एजुकेशन है उसमें कैसे स्मूथ ट्रांजिशन हो। जब बच्चा स्कूल शिक्षा से आए और किसी भी तकनीकी शिक्षा संस्थान में आए या वैसे भी साधारण शिक्षा में आए तो कैसे वो अपने आप को उसके अपने इकोसिस्टम में करे। तो एक जो पहल की गई है उसमें भारतीय भाषाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक पहल की गई कि भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा प्रदान की जाए और आरजीपीवी को नोडल सेंटर बनाया गया है, जिसमें कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी किताबें हैं उनका हिंदी में अनुवाद अभी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। दूसरी जो समस्या छात्रों को आती है वो उनको आती है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसे बेहतर हो। तो इस पर भी एक समग्र विचार चल रहा है और अब इसको कोशिश ये की जा रही है कि फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक क्या कम्युनिकेशन स्किल को हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तीसरी बात है एम्प्लॉयबिलिटी की। ये बहुत बड़ा चैलेंज है उच्च शिक्षा में कि ये आरोप लगातार उच्च शिक्षा में लगता है कि एम्प्लॉयबिलिटी में कमी रहती है, बच्चे उतने स्किल्स नहीं होती है। तो अब स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी को एक तरह से जोड़ा जा रहा है। अब हर सेक्टर में और हर क्षेत्र में और हर विषय में स्किल कंपोनेंट को जोड़ने का सतत प्रयास चल रहा है और उसमें यह देखा जा रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन को टेक्निकल एजुकेशन के साथ कैसे जोड़ा जाए जिससे उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए। और ये बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल स्तर पर भी बात की जा रही है। अगर आपने माननीय मंत्री जी को सुना हो तो उन्होंने भी कहा था कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स का उपयोग अब स्कूल सेक्टर में भी कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा कदम है, लेकिन इसी कदम को हम जब
उच्च शिक्षा में देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अगर हमको उच्च शिक्षा के साथ जीवन के उन पहलुओं पर जिससे कि व्यक्ति का एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण होता है, अगर वो पहलू हम उनको नहीं सिखाते तो वो कई बार व्यवहारिक जीवन में सफल नहीं हो पाते। तो इस बात पर इस समय उच्च शिक्षा में बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। के जी, अगला सवाल आपसे, क्योंकि हम शिक्षा को बेहतरी की ओर ले जाने की जब बात करते हैं तो 12th के बाद जब बच्चा प्लेसमेंट को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हो जाता है, क्योंकि जब हम छात्र होते हैं और ऐसे में चिंता ये होती है कि पढ़ाई पूरी हो रही है और अब ऐसा क्या किया जाए, अब क्या ज्वाइन किया जाए जो जॉब 100% मिल जाए। प्लेसमेंट को लेकर सबसे ज्यादा छात्र होता है कि टेंशन में होता है, वो टेंशन कैसे दूर करने का काम किया जाता है, क्योंकि जब छात्र आगे बढ़ेगा तो जॉब के लिए सोचेगा सबसे पहले। जी, वो छात्र को पहले दिन से ही उसको प्लेसमेंट का और अच्छा प्लेसमेंट मिले ये तनाव तो रहता है आज के जीवन में। उसके लिए कई तरह के, जैसे बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनमें भी इन्वॉल्व करने के लिए अभी हम लोगों ने शुरू किया है, या मैनिट में भी होगा कि हम बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, बियॉन्ड द सिलेबस करिकुलम जो है, जैसे NSS, NCC या योगा के क्लासेस करें। इवन मैं इसके पहले NIT जमशेदपुर में निदेशक था, अभी 12 मई को वहाँ चार्ज दे के यहाँ आया हूँ। वहाँ हमने म्यूजिक का भी, कि बच्चे को अगर कोई म्यूजिक का कोर्स करना है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कर रहा म्यूजिक का, तो उसको भी पार्ट टाइम टीचर लगा के किया, क्यों अपने को उसको रिलैक्स भी करना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस माहौल में हम बच्चे को मशीन नहीं बना सकते, मशीन बना के कुछ जीवन में कर नहीं सकता है, तो उसको रिलैक्स भी करना है और उसको ये कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं, आप सर्वोत्तम हो। और मैं हमेशा अपने बच्चों से मैं कहता हूं कि आप हनुमान हो हमारे लिए, बस आपको अपनी ताकत पहचाननी है। और मैं इसके लिए एक श्लोक कहूंगा जो कि कमी शायद हम लोगों में है, बच्चों में नहीं है, कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति औसत मूलकम अयोग्य मनुष्यो नास्ति योजक कसरत दुर्लभा। कोई भी अक्षर मंत्र विहीन नहीं होता, कोई भी कंदमूल फल जो प्रभु ने दिया है औसत विहीन नहीं होता, कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं होता, फिर भी समस्याएं हैं। योजक कसरत दुर्लभ, उसको उसके लायक कार्य में लगाने वाले लोग दुर्लभ होते हैं। तो हम जो एकेडमिक एजुकेशन में हैं, इंस्टीट्यूशंस में हैं, हमारा काम है उसकी प्रतिभा को पहचानना, उसके पॉजिटिविटी को पहचानना। और मैं जो हमेशा अपने शिक्षकों से यही कहता हूं कि गुरु की पहचान क्या है, कि जो अपने शिष्य की कमी को बिना बताए उसको दूर कर दे। बता दिया तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। तो मेरा काम है कि हम बच्चे को ठीक भी करेंगे, उसको पता भी नहीं लग देंगे कि वो कहाँ गलत कर रहा है, जिससे कि वो एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ बढ़े। तो हम लोग एजुकेशन में केवल क्लासरूम टीचिंग नहीं, बियॉन्ड द क्लासरूम, उसको स्पोर्ट्स में भाग लेना है, म्यूजिक में भाग लेना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो करना है। और यही शिक्षा नीति जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसके मूल में यही है। आप उसको अगर देखें तो विष्णु पुराण के एक श्लोक से कोरिलेट कर सकते हैं कि क्या है, यत कर्म तत् बंधाया सा विद्या या विमुक्त अनायास परम विद्या अन्य शिल्प नैपुण्यम। कि विद्या क्या है जो सारे बंधनों से मुक्त करे, दासता, गरीबी, दीनता, हीनता, इन सब चीजों से जो मुक्ति प्रदान करे वही विद्या है। इस डायरेक्शन में हम लोग सोच रहे हैं। सुनील जी, मेरा सवाल आपसे, क्योंकि हम जब शिक्षा को लेकर बात करते हैं, जब किसी भी कोर्स के लिए छात्र आगे बढ़ता है तो ऐसे में उसको ये टेंशन सता रही होती है कि सब्जेक्ट्स को लेकर भी कई बार कंफ्यूजन रहता है, और कई बार ये भी होता है कि सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिल पा रही हैं क्या वो काफी है। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं उस वक्त पर, वो समझने की कोशिश करूंगी। 12th के बाद अगर तकनीकी शिक्षा की बात करें तो छात्र के लिए सबसे बड़ा संकट ये रहता है कि वो कौन सी ब्रांच ले, और उस संकट का हल भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया है। हमने इस तरह के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया है जहां पर कि आप मेजर के साथ माइनर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। उद्देश्य ये है कि मान लीजिए आपने किसी ब्रांच को चुना, जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच ले ली और आपने 1 साल पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं, मेरे को तो इलेक्ट्रिकल पढ़ना था या मैकेनिकल पढ़ना था या कंप्यूटर साइंस पढ़ना था, तो ये सुविधा अब दी जा रही है कि जहां पर कि आप उसके साथ माइनर स्पेशलाइजेशन में उपयुक्त दूसरी ब्रांच भी ले सकते हैं। तीसरी बात अब ये भी चल रही है कि मॉड्यूलरिटी में हम इस तरह के भी प्रयास कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर ब्रांच में भी अगर किसी विषय विशेष में आपका ज्यादा लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं तो उस तरह के विषयों को भी हम देने का प्रयास कर रहे हैं।
और तीसरी बात जो सबसे बड़ी, जो कि शुक्ला जी ने भी कहा कि कई बार बच्चों की दूसरे विषयों में रुचि होती है, किसी का खेल में रुचि है, किसी की म्यूजिक में है, किसी की पेंटिंग में भी है, तो इस तरह की हॉबीज भी टेक्निकल एजुकेशन में आकर खत्म ना हो, इस बात के लिए भी हम इन विषयों के अब क्रेडिट देना प्रारंभ कर रहे हैं और इसमें भी मॉड्यूलरिटी लाके इनमें भी स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं। और इसके लिए हमने लो कॉस्ट सॉल्यूशंस भी ढूंढे हैं और इसके लिए राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने इन पर्टिकुलर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से MOU किया है, जहां पर कि आप किसी भी विषय को अगर पढ़ते हैं तो उसकी क्रेडिट हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तो पहला विषय तो यह है कि हम आपको वो सुविधा देना चाहते हैं जहां पर जिस विषय में आप बेहतर कर सकते हैं वो सुविधा हम आपको दें और उस विषय में आप बेहतर करें। दूसरा, आपने कहा कि कई बार सरकारी सुविधाओं को कैसे उसको प्रदान किया जाए, क्योंकि हमने कहा कि हमारे जैसे विश्वविद्यालय उन छात्रों की सेवा कर रहे हैं जिनके पास संसाधन कम है लेकिन वो बेहतर शिक्षा चाहते हैं। तो इसके लिए अब नई तरह की बातें चल रही हैं लगातार, जिसमें कि अर्न व्हाइल लर्न एक बहुत बड़ी स्कीम के तौर पे हमारे यहाँ भी अभी लॉन्च किया हुआ है। राज्य शासन ने भी एक इंटर्नशिप का एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे स्टार्टअप इकोसिस्टम में जाना चाहते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, वो फर्स्ट ईयर से के बाद ही उनको हम ऐसे विषय दें जो उनके सेल्फ लर्निंग के लिए या स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए उनको हेल्प कर सकें। और उसके लिए जो संसाधन है वो राज्य शासन उपलब्ध कराएगा या ऐसी एजेंसियां जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है वो, या विश्वविद्यालय अपनी तरफ से भी सीड मनी का प्रबंध कर रहा है। के जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जब हम शिक्षा और आधुनिक शिक्षा को लेकर बात करते हैं, मैनेट में किस तरह से अग्रसर है आधुनिक शिक्षा को लेकर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वक्त बदलता है तो शिक्षा की नीतियों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। देखिए, हमको जो भी टेक्नोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो बहुत फास्ट चेंजिंग है और कैरिकुलम को हमको पूरा डायनामिक बनाना पड़ेगा। ये नहीं है कि स्टैटिक होकर नहीं काम चल सकता है, लेकिन उसमें एक हमको सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। हम साथ में ही जो बेसिक फिलॉसफीज हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो तो शाश्वत हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। उनको यूज करते हुए आज की तारीख में टेक्नोलॉजी क्या डिमांड करती है, जैसे अभी बात की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था। अब हम बात करते हैं वियरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का, फोल्डेबल टीवी की, तो सब चीजें हमको एजुकेशन सिस्टम में हम ला रहे हैं, उसको कैरिकुलम को उस हिसाब से चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों को पीछे की तरफ नहीं ढकेल सकते हैं। पीछे को ध्यान में रखते हुए आगे की जरूरत क्या है, टेक्नोलॉजी 10 साल बाद कहां पे होगी उसको हमको ट्रेन करना है, क्योंकि हमको फ्यूचर जनरेशन को ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन साथ में अगर हमारी कुछ पुरानी चीजें अच्छी हैं तो इसके लिए हमने एंशिएंट इंडियन कल्चर पे भी, एंशिएंट इंडियन साइंस पे भी कोर्सेज शुरू किए हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे ने प्रूव भी किया था कि अगर हम जो पुरानी वैदिक मैथमेटिक्स है उसके साथ अगर हम कैलकुलेट उसको यूज करके अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो कंप्यूटर टाइम कम होता है। ये बच्चे ने प्रूव किया है। तो अगर हमारी पुरानी अच्छाई है तो उसको लेते हुए मॉडर्न से कैसे इंटीग्रेट करें, और ये हम जब पढ़ाते हैं तो उसको बताते भी हैं। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, साउथ इंडिया में तंजौर में एक टेम्पल है, कई फीट ऊंचा है और उसमें जो पत्थर है वो कई टन का है। तब लिफ्ट नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, लेकिन उस समय लोगों को टेक्नोलॉजी मालूम थी। तो जब हम मैकेनिक्स पढ़ाते हैं तो उनको कहते हैं जाके देखो कि दे हैव ब्रिलियंटली यूज द कंसेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। उतने बड़े पत्थर को बिना किसी इक्विपमेंट के कैसे 150 फीट ऊपर ले गए, तो वो टेक्नोलॉजी थी। तो हम क्या उसको यूज करके आज की तारीख में नए के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम में कैरिकुलम एक डायनामिक प्रोसेस है और हर साल, हर 2-3 साल पे हम लोग रिविजिट करते रहते हैं उसको, और चेंज करना जरूरी भी है। बहुत शुक्रिया के जी और सुनील जी, ये जो आपने छात्रों को मोटिवेट करने के लिए और उनकी बेहतरी के लिए आप जो जिस तरह से काम कर रहे हैं काबिल तारीफ है। और मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि शिक्षा की नीतियां बदल रही हैं। छात्रों में कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाए, यूनिवर्सिटीज सोच रही हैं और कॉलेजेस में ये सोचा जा रहा है कि प्रेशर कम रहे, पढ़ाई अच्छे से हो। आगे बढ़ेंगे, कीर्ति ओवर टू यू। शुक्रिया आप सभी का। जिस तरह से चर्चा ये हमने की है और जानने की कोशिश करी है कि कैसे ये जो तमाम यूनिवर्सिटीज है वो बच्चों के भविष्य को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काम कर रही हैं।